हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कैलकुलस को डिस्कस करेंगे हम लोग इस सेशन में। ठीक है, जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे इस बार? पूरा कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही कर चुके हैं, कई वीडियोस हैं चैनल पे। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कवर करेंगे और इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन डी कवर करेंगे। इंटीग्रेशन में रेगुलर इंटरवल पे चैनल पे टेस्ट भी आएंगे आपके पास, और टेस्ट आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं आपको कितना आया कितना नहीं आया। इसी तरह से इसके साथ होता रहेगा। ठीक है, टेस्ट आने वाले संडेज को होगा। बाकी आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब आप टेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। जब आप सारी उससे पहले की वीडियो देख चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट को प्रेफर करिएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको रिमूव करने जो लिखा है। तो बहुत ही स्पीड में चलेंगे जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानने की नहीं जरूरत है कि इंटीग्रेशन का क्या है। देखिए, हम लोग दो तरह के इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। एक होगा डेफिनेट इंटीग्रल और एक होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल लास्ट में आएगा, शुरुआत हमें करनी होती इनडेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारे आंसर में जुड़ा रहेगा, जिसकी वैल्यू हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब तक ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता तब तक हम इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। जब हमें कोई प्रॉपर लिमिट्स दी होती है जिसके अंडर हमें इंटीग्रेट करना है अपनी वैल्यूज को, मान लो हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी, तो इस तरीके का इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अगर लिमिट्स नहीं दी हैं तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज दोनों की कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। जो फर्स्ट वाली, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका एडिशन हो रहा है और उस पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हम सेपरेटली एफ एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर जी एक्स को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे, वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह जैसे कोई एक कांस्टेंट है रियल नंबर के और हमारा इंटीग्रेशन करना है के इंटू एनी फंक्शन एफ एक्स। ठीक, तो अगर हम चाहें तो हम लोग के को इंटीग्रल के बाहर निकाल के सिर्फ एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लें पहले, और जो आंसर आए उसे के से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से इन जनरल भी इसका कह सकते हैं। जैसे हमारे पास अब प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू दोनों का कंबाइन है प्रॉपर्टी थ्री। इसमें देखिए क्या है, एक कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है, प्लस ऐसे ही दूसरा कांस्टेंट दूसरा फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वन को अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी वन को लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी और एडिशन से सेपरेट हो जाएगा। और जब एडिशन से सेपरेट हो जाएगा तो हर एक इंटीग्रल से हम लोग उसके जो कांस्टेंट है रियल नंबर के वन के टू के थ्री उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये लग जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, जिसे समझने में आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इंटीग्रेशन में भी, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्पफुल रहेंगे। ये क्लास 11th में के फॉर्मुले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिन्हें याद होना जरूरी है, इनकी जरूरत लगेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मुले हमें पढ़ना है स्टार्टिंग में। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से फॉर्मुले आप लिख सकते हैं। अब देखिए सम बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूला, इनमें इसको रिमूव कर दें। तो सब बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर n dx, अगर x की पावर n है और dx इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हो जाता है इसका। ठीक, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या होता है, x रेज टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। लेकिन कंडीशन है कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन नेगेटिव वैल्यू ना हो। तो n बिलोंग्स टू या n शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा कंडीशन हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। फ्रैक्शनल भी होगी तो चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर e की पावर ax से dx है, e की पावर ax dx है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। ठीक, ये फॉर्मूला एक हो गया। एक्चुअली इसको ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर ध्यान दीजिए तो ये है f ऑफ ax, x के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी हमारे फंक्शन fx में सिर्फ x ना हो, उसके साथ कोई कांस्टेंट भी जुड़ा हो, a हो गया, कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हो, तो उसका इंटीग्रल होता है। मान जैसे अब यहाँ एग्जांपल के लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमें दिया है e की पावर ax, तो सिर्फ x नहीं है, x के साथ a भी लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर ax
प्लस सी, और इसके नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं ax का डिफरेंशिएशन। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ a होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, अगर जब भी सिर्फ x के साथ कोई और कांस्टेंट अटैच्ड हो तो हम लोग उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रल में। ठीक, अगर नहीं जुड़ा है, जैसे सिर्फ है e की पावर x dx, तो इसकी वैल्यू हम लोग सिर्फ e की पावर x प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई भी कांस्टेंट अटैच नहीं है। ठीक, वन है भी अटैच, तो वन तो अपॉन में आएगा, तो पता लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई और है 5 6 7 ऐसे कोई x के साथ अटैच है, तो हम लोग उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। बाकी a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। ये सब फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरह साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, प्लस सी क्या है, ध्यान रखो सी क्या है, सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है। अभी हम सारे फॉर्मूलेस देख लेते हैं, फिर लास्ट में समझाएंगे ये सी लिखना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना भी पड़ा और उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, लास्ट में देखेंगे। अगला क्या है, cos x dx। तो cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा, sin x प्लस सी। tan x dx का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ऑफ log cos x प्लस सी, या फिर log sec x प्लस सी। ठीक है, दोनों ही है, माइनस ऑफ log cos x प्लस सी भी है, या फिर log sec x प्लस सी भी है, हम किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, अब अगर देखना हो कि आया कैसे, तो देखिए कैसे आया। मतलब ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इक्वल कैसे है, तो देखिए अगर माइनस ऑफ लॉग, ध्यान रखना मॉड में है, मॉड cos x प्लस सी है, इस माइनस को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड cos x की पावर माइनस वन प्लस सी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये क्या हो गया, लॉग ऑफ वन अपॉन मॉड cos x हो गया प्लस सी, और वन अपॉन cos x क्या हुआ, लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस सी। तो इसी तरीके से ये आया हुआ है। ठीक, सेम उसी तरीके से cot x का है log sin x प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ log cos x प्लस सी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इनको। इन्हें आराम से एक बार लिख लीजिए एक सेपरेट पेपर पे, और फिर उसे याद कर लीजिए, तब आसानी से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास sec x का है, sec x dx का इंटीग्रल क्या है, log sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर log मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों पाई बाई 4 एक्स बाई 2 आया कैसे। ठीक है, ज्यादातर हमें ये यूज करना है। ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे आया इस डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बहुत जल्दी कवर करना है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सीधे एग्जाम में आपको अप्लाई करना आना चाहिए, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी तब समझा दिया जाएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। फिर है cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा, log cos x माइनस cot x। ध्यान रखना इंटीग्रल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उसमें आपको मॉड को मेंशन करना है log के साथ। ऐसे sec x tan x क्या होगा, sec x प्लस सी होगा। अब इस तरह के तो बहुत आसान होता है याद करना, क्योंकि हमें पता है एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ध्यान दी नहीं जल्दी जल्दी में, कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन अगर एक्चुअली में देखा जाए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, इफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम लोगों ने जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कि sec x को जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, sec x tan x। उसी तरह अगर हम लोग sec x tan x को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec x मिलेगा। अपोजिट चलता है, तो देखो भाई यहाँ पे sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x है। और पूछोगे sec x का क्या है, तो देखो हमने 8th वाले में डिस्कस कर चुके थे। ऐसे cosec x cot x क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी होगा। ठीक है, ये भी वैसे ही हुआ है जैसे अभी ऊपर sec x का समझाया है, ध्यान से करोगे तो तुम्हें इसका ही पता चल जाएगा कैसे आया। ठीक, अभी बाकी नीचे के कुछ फॉर्मूलोस छोड़ देते हैं, हम लोगों ने 11 तक डिस्कस कर लिया था, इतने पे भी क्वेश्चंस लगाते हैं, जो नीचे के फॉर्मूले हैं उनके ऊपर आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले इनके ऊपर मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें कवर करते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक होगी बताने में, वो ये थी कि जब हम लोग पहला इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे x रेज़ टू द पावर n
dx का, तो इसका इंटीग्रल हमने क्या डिस्कस किया, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने कंडीशन बता दी, समझाते समझे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमेशा होनी चाहिए, ये गलत था। ठीक, वहां पे लिखा हुआ था कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक, सिर्फ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी n की वैल्यू कुछ भी होगा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन हमारे मन में है कि अगर n की वैल्यू व्हाट इफ n इज इक्वल टू -1, क्योंकि n की पावर -1 नहीं था तो हमने ये अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर n -1 नहीं है तब क्या, तो n -1 नहीं तो क्या करेंगे, हम इसको लिख के देखते हैं। ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -n dx। ये क्या होगा, 1 अपॉन x dx। याद करो कि डिफरेंशिएशन में किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता था, तो हमें याद आता है कि d बाई डी एक्स ऑफ, जब हम log x करते थे तो हमें 1 बाई एक्स मिलता था। तो उसी तरह से जब हम लोग 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log x मिलेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, log ऑफ x प्लस c। ठीक, साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि हम ये समझाएंगे अभी आपको कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो देखिए क्यों, मान लीजिए दो फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है +2 है और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक एक्स स्क्वायर +2 है और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको जरा डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर +2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, 2x मिलता है। सिर्फ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या मिलता है, 2x मिलता है। ठीक, फिर हमने अभी पढ़ा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट होते हैं, मतलब हम लोग जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करके जो भी डेरिवेटिव आया है, अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए तो हम वापस उसी फंक्शन को पा सकते हैं। ठीक है, 2x है तो 2x को जो हम लोग वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, इसको करते हैं पहले, 2 को बाहर कर लेते हैं प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा x dx। यहाँ पे x की पावर 1 हो गई, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, 2 x की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस c लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों, देखिए ये सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस c यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ वाले 2x को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, लेकिन यहाँ का c अलग होगा, यहाँ का c अलग होगा। इस वाले के लिए c इक्वल्स टू 0 होगा तब जाके हमें ये मिलेगा, और इस वाले के लिए c इक्वल्स टू 2 होगा तब जाके हमको ये आंसर मिलेगा। तो जब कभी हमें पता नहीं है कि हम किस फंक्शन से हमने अपना इंटीग्रल डेरिवेटिव डिराइव किया है, किस फंक्शन से हमारा डेरिवेटिव आया है, या हमारा क्वेश्चन किस फंक्शन से बना हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो पूरा पूरा जो हमारा इंटीग्रल आया है वो सही है कि नहीं है। तो हमें एक कंफ्यूजन रहती है। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू ना लगाते तो सही चल रहा था आंसर, लेकिन यहाँ पे सी को 2 वैल्यू देना जरूरी था, वरना हमारे लिए ये पाना मुश्किल था। ठीक है, तो ये c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, उसमें देखेंगे। अभी क्या है, c की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि c की इसलिए लगा दिया जाता है कि हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमें इंटीग्रल से ना मिल रही हो, कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो हमारे फंक्शन में जो इंटीग्रल करने से या इंटीग्रेट करने से हमको ना मिल पा रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्लस सी एज आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट इसके साथ जुड़ा होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, लेकिन लगा दिया जाता है कि कोई गलती ना हो, हम एकदम करेक्ट आंसर फाइंड करके दें। ठीक, तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया समझाने का, हो सकता है समझ में आ गया आपको। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक मिनट। तो ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5/2। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5/2 dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर लो तो क्या होगा, x की पावर -5/2 dx। हमें क्या, हमें फॉर्मूला याद किया जाए तो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx का फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c।
यहाँ पे n की वैल्यू माइनस, और जहाँ पे n शुड नॉट भी इक्वल टू -1 होना था, तो यहाँ पे n -1 भी नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, x रेज टू द पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -3/2 अपॉन -3/2 प्लस c। और करेक्टली लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x रेज टू पावर -3/2 अपॉन -3 प्लस c, और यही हमारा हो गया इसका आंसर। तो इजी था इसको समझना। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, तो dx, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये क्या है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x dx। देखो ये cos x और ये साइन x cot x हो गया, और ये साइन x को cos x लिख लो, तो ये क्या हो गया, cot x इंटू cos x dx। और जहां तक अभी हमने फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं, तो हमको पता है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, वहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। आप चाहें तो इस आंसर एक बार नीचे लिख सकते हैं, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब बहुत अच्छे से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है तो। ठीक, चलिए इससे अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन है tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो फंक्शन हमें क्या दिया है, tan x अपॉन tan x प्लस sec x, या sec x प्लस tan x दिया है, sec x प्लस tan x लिखा है, sec x प्लस tan x। ठीक, हम लोग इसे कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ये हो जाएगा sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x और dx। ठीक है, न्यूमरेटर हो जाएगा tan x sec x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। हमें पता है ये हो जाएगा tan x sec x, और tan स्क्वायर x को लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे तो 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। तो ऊपर हमें पूरा क्या मिल जाएगा, tan x sec x माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 dx। अब इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ये हो जाएगा sec x tan x dx माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx। ठीक, 1 dx का मतलब है x की पावर 0, ये एक समझ सकते हैं। और यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो गया, x प्लस c हो गया। यही तो है। तो sec x tan x का इंटीग्रल, पहले इसको कर लो सॉल्व। sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा, sec x प्लस c1, sec स्क्वायर x का माइनस tan x
प्लस C2। अब कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन जो है C1 C2 उसका साइन मतलब नहीं रखता है, आप प्लस में लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 का क्या है प्लस x प्लस C3। अब C1 C2 C3 इन्हें आपस में ऐड कर दो और एक सिंगल कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लिख लो, तो ये हो जाएगा sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, जहाँ पे c क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c असल में C1 प्लस C2 प्लस C3 से आया, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो कॉस इनवर्स साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत ही सिंपल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएंगे या कंपलसरी में आ जाएगा। तो फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ इनवर्स साइन एक्स डीएक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो आपको पता है, उनको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। साथ ही साथ में एक और चीज पता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी जो होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स या कॉस 90 माइनस एक्स, उसको लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। देखिए अब कब क्या फॉर्मूला लगाना, उसका तरीका क्या है, कैसे समझना है। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े, हमने कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा है। तो जरूर यहाँ पे कोई तरीका होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाए। तो वहीं से हमें आइडिया आया कि हम लोग साइन एक्स को लिख सकते हैं cos x cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो हमें पता है कि cos ऑफ इनवर्स cos x होता है x, आईटीएफ की प्रॉपर्टी से, तो वो अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पाई बाई 2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस x dx। 1 का इंटीग्रेशन अभी हम देख चुके हैं, तो हो जाएगा पाई बाई 2 टाइम्स x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे है ये नहीं सोचना, क्योंकि x मतलब क्या हुआ, x की पावर 1, तो फॉर्मूला क्या था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसको लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते चलेंगे। पहले बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के चांसेस होंगे। सेक स्क्वायर एक्स को लिखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो फिर से जो एक सेक एक्स निकला उसे लिख दो 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको सेक एक्स ही रहने दो, इसे ना बदलना। हाँ, अब देखो ये जो है साइन एक्स और जो ये कॉस एक्स है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बना, क्या हो गया टेन एक्स, और ये सेक एक्स डीएक्स। अब बच्चों वाला काम हो गया, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये किसके बराबर है, ये सेक एक्स के बराबर है, प्लस सी एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, बस अगर आपको सारे फॉर्मूलेस याद हैं। तो आज जितने फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए, सबसे पहले आप उनको याद कर लो, फिर क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत टफ पड़े, तो उनको ट्राई कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस यूज करके सिंप्लीफाई करना पड़े, उसे ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो और सोचो, किसी से डिस्कस कर लो, या फिर आगे अभी और भी मेथड्स आएंगे चैप्टर में, जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे और भी मेथड्स आएंगे जिससे कुछ क्वेश्चंस और भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है इतना ज्यादा हमें ना सोचना पड़े जितना अभी सोचना पड़ रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो। पहले आसान क्वेश्चन करना शुरू करो, आसान क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूले याद होने लगे, साथ ही साथ आपके माइंड में ये बनता चला जाएगा कि हमें कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, कहाँ पे कौन से मेथड से हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये टाइम टू टाइम आपके माइंड में डेवलप होगा, तब जाके एक स्पीड बन जाएगी सॉल्व करने की।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे के कुछ फॉर्मूलोज के साथ कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन अब हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे और फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं।